जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और बेटा आज क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज क्लास में हम आपके लिए जो सीटेट का हमारा सेशन चल रहा था उसकी थर्ड क्लास और थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है। और देखते हैं कि आज हम क्वेश्चन किस तरह से लेने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट जो है आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स रहे हैं, जो लास्ट अभी ईयर आपका अगस्त में हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। जो अपना मेथड है वो आपका जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 था 2 था उसके अकॉर्डिंग ही चलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट हर बार देखा जाता है। इसके अलावा अगर और एक बात कही जाए कि एलसीएम एचसीएफ में ना कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सामने, कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हम उसमें से हर एक या दो क्वेश्चन हर सेट में सॉल्व करने वाले हैं। बट अगर आपको एच सी एफ एलसीएम के लिए पूरा पूरा एक एक्सक्लूसिव क्लास चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में डालिए इस बात को। हम आपके लिए एक ऐसी क्लास जिसमें हम सिर्फ एलसीएम एचसीएफ को ही एड्रेस करेंगे, इसी इशू पे बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन किस तरह से करना है। तो एक वीडियो आपके लिए हम बनाकर उस पर अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल जरा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर जो है वो रेशो में है और उनका रेशो 3:4 है। ठीक है, अनुपात जो है दो नंबर्स का, दो संख्याओं का 3/4 दे रखा है आपको, 3 से ही 4 दे रखा है और उसका एलसीएम 84 दिया हुआ है, 84 दिया है। तो बताइए बड़ा नंबर क्या होगा। देखिए इन क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहती है। ठीक है, क्या अप्रोच रहती है, आपको जो यहाँ पर ये रेशियो दिया हुआ है 3 और 4। ठीक है, जब भी आप किसी चीज का रेशियो निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कहने का मतलब अगर कल को ये लिखा मिल जाता है आपको तो इसको आप ऐसे ना लिखकर 3/4 लिख के देते हैं, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सही बात है। तो आप इसमें से कुछ चीजें काट देते हैं। वो कुछ चीजें क्या है, वो कुछ चीजें क्या है जो 6 और 8 में कॉमन था, जो 6 और 8 में कॉमन था। और अगर यहां मैं कॉमन की बात कर रहा हूं तो कॉमन का मतलब यहां पर एचसीएफ है। आप क्या काट देते हैं इन दोनों में, जो उनका एचसीएफ होता है वो कट जाता है और जो बाकी बच गया उसका आपको यहाँ पर अनुपात देखने को मिल जाता है। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ से कि अगर मैं कहूँ ये अनुपात दिया हुआ है, आप अपनी पुरानी क्लासेस से जानते हैं कि इसको हम 3x ले लेते हैं, दूसरे नंबर को हम 4x ले लेते हैं। तो इस बात को लिख के रख लीजिए कि यहाँ पर जो HCF होगा वो x होगा। क्वेश्चन में ये बात नहीं कही गई है कि HCF निकालना है, बट इस बात को आप ध्यान रखिए, जो मैं यहाँ पे ये x ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्या होगा, ये HCF होगा। अब जरा ध्यान से सोचना, अगर ये HCF है तो इन दो नंबर का अगर मुझे एलसीएम निकालना है, इस नंबर का एक, अगर इस नंबर का और एक इस नंबर का एलसीएम निकालना है तो क्या लिखेंगे, एक तो x लेंगे जो कि आपका एचसीएफ है, इंटू में 3 कर देंगे, इंटू में 4 कर देंगे, यही इन दोनों का एलसीएम होना चाहिए। अब ये एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 84। ठीक है, तो आप यहाँ से x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 7। इसका मतलब ये हुआ जो मेरा पहला नंबर है वो 21 है और जो मेरा दूसरा नंबर है वो 28 है। ठीक है, तो बड़ा नंबर हमें चाहिए था, हमारा बड़ा नंबर है 8। ठीक है, अब अगर इस तरह से इस बात को समझा जाए और इसको हम अगर शॉर्ट में बिल्कुल इसी बेसिस करना चाहें तो बहुत सिंपल सी बात है। जो आपको एलसीएम दे रखा होता है उससे आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन को सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व करने के लिए क्या कह रहा हूं मैं, जो आपको एलसीएम दे रखा होता है उसको अनुपात से भाग कर देंगे। ठीक है, जो आपको रेशो दिया है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से भाग कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से बच जाएगा 7। तो पहला नंबर 7 या 21, दूसरा नंबर 28 है। छोटा नंबर 21 हो गया और बड़ा नंबर 28 हो गया, तो मेरा आंसर 28 आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, आप अगर ये बात समझ जाते हैं तो क्वेश्चन जो है वो शायद लिखना भी ना पड़े, इसको आप सीधा ऐसे ही वर्बली और सोच कर सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये देखिए आपका एल्जेब्रा से क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, एल्जेब्रा से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ हम छोटी सी एक ट्रिक यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे, देखो जरा, आपसे कहा गया a² - b² जो है वो कितना है, 19 है। ठीक है, और आपको a का मान ज्ञात करना है। a² - b² 19 है और आपको a का मान ज्ञात करना है। जरा ध्यान से सोचना इस बात को
कि इसका मतलब ये भी होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सोचो दिमाग में, ये दो फैक्टर हैं, 19 के क्या दो फैक्टर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर कौन होगा? 19 के दो फैक्टर हो नहीं सकते, तो यहाँ दूसरा फैक्टर कौन होगा? एक ही चांस है, वो है कि हाँ दूसरा फैक्टर कोई एक क्या 1 हो जाए। ठीक है, तो अगर a प्लस बी जो है वो 19 के बराबर है तो a माइनस बी 1 के बराबर है। क्या कहा मैंने? अगर a प्लस बी जो है वो 19 के बराबर है तो a माइनस बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि a की वैल्यू 10 निकल जाएगी और b की वैल्यू 9 निकल जाएगी। इसमें पूछा a का मान कितना है, तो a का मान 10। ठीक है, a का मान 10 है। बहुत आराम से आप चाहो तो इसको सोल्व करके निकाल लो या लॉजिकली सोच लो, आप आंसर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ से b और b कट जाएंगे, यहाँ से 2a इक्वल टू 20 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 10। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था बहुत ज्यादा। चलिए, अच्छा अब ये मत सोचिएगा कि मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं तो ये मैं क्यों करवा रहा हूं। आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्टी आते हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि टट का लेवल डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है ना, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप हार्डली 30 सेकंड में कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर था, उसने अपने आर्टिकल को कितने पे मार्क किया? उसने अपने आर्टिकल को 50 रुपए पर मार्क किया, अंकित मूल्य 50 रुपए रखा और उसके बाद उसने उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, लेकिन ये डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट 25% था। तो बताओ कि सीपी क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखो, अगर आपको एमपी दिया है 50, ध्यान से देखते रहना, सारी बातें यहां पे लिखूंगा 50। ठीक है, इस पे 20% डिस्काउंट दे दिया। अब जरा जल्दी से ये सोच लेना और बताओ मुझे कि 50 का 20% कितना होगा। ठीक है, 50 का 20% कितना होगा? तो आप बोलोगे डिस्काउंट जो है वो कितना बन जाएगा? डिस्काउंट जो है 50 का 20% यानी कि 10 रुपए का डिस्काउंट। ठीक है ना, कैसे निकाल दोगे? 20% ऑफ 50। ठीक है, ये इससे 2 बार कट गया, 2 से ये हमारा डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब इसने कितने में बेचा? बेचा इसने 40। अब इस 40 में उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो ये 40 है ये सीपी का 125% है। ये सीपी का 125% है, 40 सीपी का 125% है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब हमें क्या निकालना है कि सीपी कितना है? यानी मुझे तो निकालना है 100x। तो एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा काम करो कि इसे हम चेंज करने के लिए क्या करें। देखो, इसे 5 से भाग करो और यहाँ भी 5 से, तो आपको क्या मिलेगा? 25x जो आ रहा है वो 8 के बराबर आ रहा है। अगर 25x 8 के बराबर आ रहा है तो उसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 100x निकल आएगा, क्योंकि 100x क्या है मेरा? 100x तो सीपी है। तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीपी कितना आ गया? सीपी कितना आ गया? ठीक है, आप हमेशा एसपी को 100 लेके चलते हो और उस 100 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देते हो। इसको करने का एक आसान तरीका ये भी था, जो 40 है वो क्या है? वो 5/4 है। ठीक है, 40 का है 5/4। 5/4 क्यों बोल रहा हूँ? उसने कहा था 125, यानी कि 25% प्रॉफिट। आपसे क्या कहोगे? 5/4 ही तो कहोगे। तो अगर 40 5/4 है तो अगर 1/4 निकालोगे 8 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 32 मिल जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब एवरेज, मीन, ये क्वेश्चन दिखाई पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कहा गया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना हो? देखो भाई, अगर 100 धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, यानी कि हम 1 + 2 + 3 ऐसे करते 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 कहां तक? 100 तक जा रहे हैं। ठीक है, जब भी कुछ इस तरह की सीरीज आती है और आप सोचो कि यहाँ पे 100 तो लिखा ही नहीं, ठीक है, ये ऐसे करते करते n तक जा रहा है, तो आप योग निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए। ये होता है, ठीक है, ऐसी सीरीज का सम निकालने का फॉर्मूला n+1/2 होता है। और अगर एवरेज निकालनी है तो n+1/2 हमारा सम था।
एवरेज निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देते, तो n से n कट जाएगा, फिर सिंपल सिंपल क्या बच जाएगा, जस्ट इतना। अब हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 100 टर्म्स है, इसका मतलब कि हमें 100 नंबर चाहिए, तो आपका जो एवरेज है वो 101/2 या फिर 50.5 निकल जाता है। ठीक है, इतना ही इजी है, लेकिन इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि ये कहां से आ गया, तो ये बेटा आया है एपी से। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जहां पे आप सम ऑफ n टर्म्स निकालते हो। ठीक है, तो इतनी बात याद रख लो, आपका काम पूरा पूरा चल जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब मैंने अगला क्वेश्चन जानबूझ के इस तरह का डाला है जहां पर आपको एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स निकालना है, कहां तक, 100 तक। ठीक है, फिर से ध्यान से देखना, 100 तक आने वाले ऑड नंबर्स, तो पहला नंबर तो 1 होगा, लेकिन दूसरा नंबर 3 होगा, 5 7, और ऐसे करते करते मैं 99 तक जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं 99 तक जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है, इसका सम कैसे निकाला जाए। तो इसका सम निकालने के लिए हम लिटरली क्या करने वाले हैं, सम ऑफ एपी यूज करने वाले हैं। अब आपके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख कर दे रहा हूं कि हम यहाँ पर सम ऑफ एपी निकालने के लिए n/2 a प्लस एल यूज करने वाले हैं, जहां पर ध्यान रहे एल जो है वो लास्ट टर्म है। क्या है, लास्ट टर्म है, और ए क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं। अब कर रहे हैं तो पूरा काम कर देते हैं। ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो देखो अगर मुझे सम निकालना है तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, यहाँ से आप गिनती गिनना शुरू करो तो 1 से 99 तक 50 टर्म्स आएंगी, तो 50/2। ठीक है, फिर क्या है, ए मेरा 1 है और एल कितना है, लास्ट में यानी कि 99। ठीक है, ये मेरा एल ए हो गया और ये मेरा एल हो गया। तो आप बहुत आसानी से इसका भी आंसर निकाल सकते हो। मेरे पास यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100। ठीक है, ये क्या निकला, ये सम निकल गया, लेकिन मुझे तो एवरेज निकालनी है, यानी कि 25 गुणा 100, कितने नंबर थे, 50 नंबर थे। इसका मतलब एवरेज जो है वो 50। ठीक है, एवरेज जो है वो 50 आएगी। तो हमने 1 से लेकर 100 तक का भी निकाल दिया, हमने 1 से लेकर 100 तक आने वाले जो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं, उनका भी निकाल दिया। एक चीज और यहां पर देख लेते हैं, अगर हमें यहां पर यह कहा जाए कि आपको 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उनका सम निकालना है, सॉरी उनकी एवरेज निकाल, कहने का मतलब एक नंबर हमने 2 ले लिया, एक नंबर हमने 4 ले लिया, एक 6 ले लिया, एक 8 ले लिया, और ऐसे करते करते 100 तक जितने भी नंबर आएंगे इन सब की एवरेज निकालनी है। तो इसे करने के लिए एक बहुत आसान तरीका आपको मिल सकता है। देखिए क्या करेंगे हम, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे करते करते हम 100 तक जाएंगे। ठीक है, इन सबको ध्यान से देखा जाए तो सब में से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 करके 50 तक जाएंगे, तो ये 50 टर्म हो गई। और ये क्या हो गया, 1 + 2 + 3, क्या हमने ऐसा कुछ यहाँ पे भी किया था, देखो जरा यहाँ देखो, 1 + 2 + 3 अप टू n, तो हमने फॉर्मूला यूज किया था। अगर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा दें, इस 2 को छोड़ दो, ठीक है, तो हमारा n 50 हो गया। ठीक है, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, n + 1/2, और क्योंकि यहाँ पर इस 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ n और n + 1 आ जाता है। ठीक है, जहां पर n की वैल्यू 50 है और n + 1 51 हो गया। ये तो आ गया सम, बट मुझे निकालनी है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए कितने नंबर थे, 50 नंबर थे, 50 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा 51। ठीक है, कहने का मतलब आपको 1 से लेकर 100 तक की एवरेज भी निकालनी आ गई, 1 से लेकर 100 तक आने वाले इवन नंबर्स की एवरेज, 1 से लेकर 100 तक आने वाले ऑड नंबर्स की निकालनी आपको आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई 6 क्रमागत आने वाली संख्याएं हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर पहले 3 नंबर का जो जोड़ है, जो योग है, वो 27 है, तो अगले 3 नंबर का जोड़ क्या? ठीक है, अगले 3 नंबर का सम क्या? देखो, जब भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको।
हमने लिया 11, 12, 13, ठीक है। आप यहां देखो, इसमें एक का डिफरेंस है, जबकि इसमें 2 का डिफरेंस है। कहने का मतलब अगर पहला नंबर x बन जाता है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 बन जाता है और तीसरा नंबर x प्लस 2 बन जाता है। सही बात है। इनका योग क्या बन जाएगा, आपने ऐड किया, आपको ये मिला, और आपको यही चीज दी हुई है 27। तो आप कहोगे कि ये हो गया 24 और x की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई 6। का मतलब मेरा पहला नंबर क्या हो गया 6, दूसरा नंबर 7, तीसरा नंबर 8, ठीक है। अभी बोल रहा है इसके बाद अगले 3, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 इज 27, अदर 3। तो अब अगले 3 क्या होंगे आप जानते हैं, 7 के बाद क्या आएगा 8, सॉरी 7 8 6 7 8 तो ये हो गए, 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आ जाएगा। 6 3 कुछ वगैरह गलत किया, गलत किया से दोबारा देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी है। हाँ, यहाँ आएगा 8, 27, 18, ठीक है 8। तो पहला नंबर यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया, तो दूसरा 9 आ गया और तीसरा 10 आ गया, ठीक है। तो इसके बाद अब 3 नंबर क्या आएंगे, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, तो इनको जोड़े क्या आ जाएगा 12 3 चलिए ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है 36 हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बदल गया, अभी तक हम सारे एवरेज की बात कर रहे थे, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हुए थे, 2-3 हमने 4 क्वेश्चन इस तरह का डिस्कस किए। अब क्वेश्चन आ गया सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़े, कई बार आप उसको बगैर फॉर्मूला के भी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ डाला गया है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर एक सम पर सिंपल इंटरेस्ट लगाया जाए, अगर एक राशि पर साधारण ब्याज लगाया जाए तो 5 साल में जो राशि है वो कितना ब्याज दे रही है, राशि का 1/4, राशि का 1/4, ठीक है। जितना भी आपने सम इंटरेस्ट पे दिया था 5 साल में उसका 1/4 जो है इंटरेस्ट बन जाता है। कहने का मतलब अगर आप 100 रुपए दिए, ठीक है, तो 25 रुपए इंटरेस्ट बनता है, लेकिन 5 साल में, ठीक है 5 साल में। तो 1 साल में कितना बनेगा, आप बोलोगे 5 से डिवाइड कर दो तो 1 साल में बनेगा 5%, ठीक है, खत्म बात, 5%, ठीक है ना भाई। जितना भी अमाउंट दिया होगा 100 रुपए 200 रुपए 10,000 रुपए रहेगा तो 100% के बेसिस पे ही, ठीक है। अब उसका 1/4 कितना 25 हो गया, 25% जो इंटरेस्ट हो 5 साल में बन रहा है, ठीक है। तो 1 साल में बनाने के लिए 5 से भाग कर दो तो 5% बचेगा, ठीक है ना। ये बात समझते हो ना कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपली ऐड होता रहता है, सेम अमाउंट हर साल बढ़ती रहती है, ऐड होती रहती है। 1 साल में 5% ऐड हुआ, फिर अगले साल फिर 5% ऐड हुआ, 10% हो गया, फिर अगली बार 15% हो गया, फिर 20% हो गया और फिर 25% हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कहता है कि रेशियो बिटवीन लेंथ एंड पेरीमीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगल की बात की जाए तो उसके लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो जो है वो 1:3 दिया हुआ है। तो आप ये बताइए उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या, ठीक है, उसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन की अप्रोच बहुत सिंपल है, ठीक है, और आपको बहुत डिफिकल्ट बना के चलना भी नहीं है, ठीक है। देखिए मैं ऐसे ये कहूंगा आपके एग्जाम के लिए आप अपनी अप्रोच को जितना सिंपल लेके चलेंगे उतना ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत छोटी सी बात ध्यान से देखो, इसने कहा लेंथ और पेरीमीटर, लंबाई और परिधि। भाई लंबाई को L लिखते हैं, परिधि को मैं P लिख लेता हूं। इसका आपको अनुपात दिया हुआ है 1/3, इसका आपको अनुपात दिया है 1/3। अच्छा तो कुछ ऐसी सी बात होती है ना कि L/2L+B बराबर है 1/3, मानते हो, छोटी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3L = 2L + 2B या फिर L = 2B,
यानी कि लेंथ बटे ब्रेथ कितना आ जाएगा 2:1, यही निकालना था, बिल्कुल यही निकालना था। खत्म बात, इतनी सी बात थी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, सिंपल चल रहा है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पिछले सेट में डाला हुआ था और आपको एक बहुत जरूरी बात समझाने की कोशिश करी थी। फिर से मैं इस क्वेश्चन में वही बात वापस लेके आने वाला हूं, सुनो ध्यान से। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या होता है। अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी 3 साइड है ए बी सी। अब अगर मान लिया जाए मैं ए के बारे में कोई कमेंट करना चाहता हूं, साइड की लंबाई जो ए है उसके बारे में कोई कमेंट करना चाहता हूं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो ये ए होगा इसकी लंबाई बड़ी होगी बाकी दोनों भुजाओं के बाकी दोनों भुजाओं के अंतर से, जो उसका डिफरेंस आएगा, और छोटी होगी बाकी दोनों साइड्स के से। ये बात कहीं पर लिख कर रख लो, ये हमने पीछे भी डिस्कस करी है सेट 2 के अंदर, आज फिर बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात आगे ध्यान से सुनो। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे लेकर चलना है तो क्या करूंगा मैं। देखो, एक 15 दिया हुआ है और एक 17 दिया हुआ है, और इसको फिर से ए ही लिख देता हूं। तो यानी कि ए जो है वो 17 - 15 से बड़ा होना चाहिए और 17 + 15 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़ा होना चाहिए और 32 से छोटा होना चाहिए। हम ये ए के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अब अपने ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये कहता है इट इज बिटवीन 4 and 7, तो सही बात है, 4 और 7 के बीच में आ रहा है, हो सकता है। इट इज बिटवीन 20 and 23, तो ये भी सही लग रहा है। इट इज लेस देन 10, अब यहाँ परेशानी है, ये 10 से कम कह रहा है, लेकिन 10 से कम में तो 1 भी आता है जो कि यहाँ पर नहीं हो। ठीक है, तो एक ये वाली जो स्टेटमेंट है इसे हम इनकरेक्ट कह सकते हैं। इसने हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, सो जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स कैन बी ट्रू। ठीक है, तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहाँ पर ये बना कर दिया है आपको, इसको ही लिख के रख लो, डायग्राम के साथ लिख के रख लो। ठीक है, हल्का सा पीछे करो और वो चीज़ यहाँ पर बना के रख लो। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत स्लो क्लास चला रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा तेज 1.25 और 1.5 जो आपको बेहतर लगे उस पर करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, बट फिर भी हम तो क्वेश्चन करके मानेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक है और क्यूबॉइड की फॉर्म में है और इसमें मैक्सिमम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। अब देखा जाए, इफ द टैंक इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है 8 और 15, तो फिर हाउ मेनी मीटर डीप मस्ट द वाटर बी व्हेन द टैंक इज 2/3 फुल। तो जब जो टैंक है वो 2/3 भरा होगा तो पानी कितनी गहराई तक होगा उसके अंदर। ठीक है, पानी कितनी गहराई तक होगा। अब देखो जरा यहाँ पे बात अगर की जाए, then how much meter deep must the water be when the tank is 2/3 full। देखो अब जरा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कुल यहाँ पर हमें 540, ठीक है, 540 हमें ये दे रखा है 540। अभी जो टैंक है पूरा भरा हुआ नहीं है, ये 540 जो है इसकी कुल वॉल्यूम दे रखी है, पूरा आयतन दिया है, बट अभी टैंक पूरा भरा नहीं है, सिर्फ कितना भरा है, कितना भरा है, सिर्फ 2/3 भरा है। ठीक है, तो ये आपको क्या दे देगा, आपका 18 करके ये आपको देगा 360। ठीक है, क्या देगा आपको, ये देगा 360। फिलहाल जो ये है ये 360 मीटर क्यूब भरा हुआ है। ठीक है, अगर 360 मीटर क्यूब भरा हुआ है तो अब ये देखा जाए कि आपको निकालना है पानी कितने मीटर गहरा होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज ना समझो, क्वेश्चन में अगर ये आपका घनाभ है, ठीक है, यहाँ तो जब गहराई की बात करेंगे तो अगर पानी मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए
पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, पानी जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, तो फिर ये गहराई कहलाएगी जितना खाली पड़ा हुआ है, ये गहराई कहलाएगी जितना खाली पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि यहाँ से कितनी गहराई पर पानी है, तो आपको खाली वाले से मतलब है, यानी कि जो इसका 1/3 जो बच गया, कितना बच गया, 180 बच गया, ये आपको गहराई दे देगा कि कितने गहराई पर पानी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी क्या है, ये भी तो आयतन ही है ना, तो अगर ये आयतन है, हम कह रहे हैं LBH जो आ रहा है वो 180 आ रहा है, ठीक है, तो गहराई निकालने के लिए 180 अपॉन B और H यानी कि 8 और 15, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो इससे काटते हैं 15 से, तो ये कटेगा हमारा 12 बार, और कुल मिला के ये कटेगा हमारा 12 बार, और कुल मिला के आंसर 1.5 आएगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेना, ये वाला ऑप्शन जो है ये 1.5 होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन जो है 1.5 होना चाहिए। अगर हमें गहराई की बात करनी है, हमें कितनी गहराई पर पानी मिलेगा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, शायद कुछ पढ़ने में गलती हो गई हो। बड़ा होने पर पानी कितने मीटर गहरा होना चाहिए, तो पानी जो है वो यहाँ से 1.5 मीटर गहराई, ठीक है, यहाँ से 1.5 मीटर गहराई पे। अगर मुझे ये निकालना होता पानी एक्चुअली में कितना यहाँ तक नीचे कितना है जहां भरा हुआ है, तो मैं इसी क्वेश्चन को करने के लिए 360 को डिवाइड कर देता 8 और 15 से, तो ये 120, तो यहां से आंसर 3 आ जाता, ठीक है ना, दोनों तरह से करके दिखा दिया है। पानी कितनी गहराई पर है भाई, 1.5 पे है, और पानी कहां तक गहराई तक जा रहा है, तो अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, 3 मीटर में पानी जो है वो भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ निकालना है, तो हम कहते भाई 3 मीटर में पानी भरा हुआ है, बट कितनी गहराई पर है, तो भाई 1.5 मीटर गहराई पर पानी जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, पढ़िए जरा इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ABCD एक स्क्वायर है, और आपको डायग्राम देके बताया हुआ है कि लाइन जो है DX है, और कर्व्स द साइड BC at X and diagonal C at O such that COD is 105, और आपको OXC फाइंड आउट करना है, तो हमने अभी किया आपको OXC फाइंड आउट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, और हम ये बात जानते हैं कि अगर एक मेरे पास स्क्वायर है, एक वर्ग है, तो जो उसके डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, वर्टेक्स पर एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, और हम जानते हैं कि ये तो 90 होता है, तो ये 45 हो गया और ये 45 हो गया। इस हिसाब से हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये 45 डिग्री निकल आया, और आप ये भी जानते हो कि ये एंगल कितना है, ठीक है, ये भी जानते हो कि ये एंगल कितना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये एंगल जो होगा वो 75 होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल 75 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 45 है और ये वाला एंगल 75 है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, अपना बताओ, ये एंगल कितना बच जाएगा, 45 और 75 कितना हो गया, 80, 120, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल बच गया 60, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट से। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, अब डायग्राम नहीं है तो फटाफट से बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि एक क्या कहते हैं उसे, समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में AB इक्वल टू AC दिए हुए हैं, कहने का मतलब ये और ये भुजा बराबर है, और साथ साथ इन्होंने कहा कि AD परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है, तरीका थोड़ा सा अलग है, और आपको ये 6 दिया हुआ है, और साथ साथ कहा गया कि पेरीमीटर सारी साइड्स का सम कितना है, 36। जरा अभी इसको बाद में देखें, ये बड़ी जरूरी चीज है हमारे लिए, ठीक है। अब इसे जरा ध्यान से सुनना, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी x की होगी, ठीक है। और समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है, जो लंब होता है, वो मीडियन भी होता है। इसका मतलब ये और ये वाला हिस्सा भी बराबर है, तो मैं इसे y और इसे y सपोज कर लेता हूं। अब जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब ये हुआ कि
इन चारों का जोड़, किन चारों का जोड़ भाई, x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, कितना आ जाएगा 36, यानी कि ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा 36। तो ये क्या हो रहा है कि x प्लस वाई जो है वो 18 आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर है 90 का कोण, फिर देखो यहां पर है 90 का कोण और ये 6 है, और x और y का जोड़ आपको 18 दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर मैं गेस करके बता रहा हूं कि भाई ये 10 आएगा और ये 8 आएगा। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। जरा सा हाईलाइट कर दूं फिर इस बात को क्लियर करता हूं। ठीक है, ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और 6, 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। यानी कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब एक ऐसा ट्राइंगल बना सकते हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये 10 और ये 8 आ गया। ठीक है, अब अगर मुझे एरिया निकालना है एबीसी का, तो आपको ये पूरी साइड जो है, यानी कि 8 प्लस 8 16 मिल गई और ये 6 दिया हुआ है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो आपका आंसर है। ठीक है, आपका आंसर है 48। अब आप कहोगे सर ये तो फिर अजीब सी बात हो गई, आपने अपने आप ही इसको 10 और इसको 8 लिख दिया है ना। तो एक चीज देख लो जरा, मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल वही ट्राइंगल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे 90 है, ये 6 दिया हुआ है, ये x है, ये y है। आपको पता है कि x प्लस वाई कितना है, 18 है। ठीक है, तो छोटी सी चीज सोचना जरा, मैं यहाँ पर y हटाकर अगर मैं यहाँ पर y हटा के अगर 18 माइनस एक्स लिख दूं तो बात तो वही आ जाएगी, क्योंकि जोड़ तो इन दोनों का 18 था। ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाओ तो अब क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फटाफट से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे आप लोगों का। जिसको इसमें प्रॉब्लम है वो इस चीज को देख ले, जिसको नहीं है वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाए। और यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जस्ट आपका 36, इधर आपका 0 बचा हुआ है, यहाँ पर 324 है और माइनस का 36 एक्स है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि 36 एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 360। तो x की वैल्यू आपको दिख गई 10। तो अगर ये 10 हो गया तो ये अपने आप 8 हो गया। ठीक है, चलिए प्रूफ भी दे दिया आप लोगों को हमने। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR, फिर डायग्राम नहीं है हमारे पास, ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल है PQR जिसके अंदर हमने QR को बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है S तक। चलिए ठीक है, सच दैट आर एस इज इक्वल्स टू पी आर, ये भुजाएं बराबर है, साथ में QPS। अच्छा, ये वाला एंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, इसलिए मैंने पूरे में लिख के दिखाया है। इसके अलावा एंगल PRQ, एंगल PRQ ये भी दिया है 70। तो आप ये बताइए कि एंगल PQR ये फाइंड आउट करना है। मान लो कि ये x, देखो बहुत सिंपल चलेगा क्वेश्चन, यहाँ बहुत ज्यादा सिंपल चलेगा क्वेश्चन। अगर देखा जाए, अगर अगर इसमें देखिए ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 70 है तो ये 110 हो गया, इसका मतलब ये 35 आ गया और ये भी 35 आ गया। एंगल से प्रॉपर्टी लगा देना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, एक्स निकालना है। तो जो बहुत सिंपल हो गया, देखो इस ट्रायंगल दोबारा बना के दिखाता हूँ, बहुत सारा सिंपल हो गया। यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, यहाँ पर S लिखा हुआ है। मैं PR बना ही नहीं रहा, यहाँ 35 है, यहाँ पर 110 है, तो ये कितना बचेगा, बचेगा 35, वही है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़िया है ना। हमने ये एंगल देखा ही नहीं, हमें सिर्फ ट्रायंगल PQR देखना था। ठीक है, क्यों बेकार है पहले ये एंगल निकालो फिर ये एंगल निकालो, नहीं हम पूरा ट्रायंगल देखकर भी एंगल Q के बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा देखो, इसने क्या कहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने 196 और 206 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करा, ये एक्सप्रेशन लिखा। तो आप ये बताओ कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। इस समय लिख रहा हूँ 200 माइनस 4।
और मैं इसे लिख रहा हूं 200 प्लस 6। ठीक है, अभी ऐसे करते हैं, फिर शॉर्टकट भी देख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये आएगा 200 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर 200 किस 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 200 जो है किससे, -4 से मल्टीप्लाई होगा, और आखिर में 24। ठीक है, तो कैसे लिखा, 200 का स्क्वायर प्लस, देखो इसने क्या करा हुआ है, 200 अलग लिखा हुआ है। तो अगर ये 200 कॉमन निकाल लिया जाए तो आपको 6 - 4 मिल जाएगा, -24। तो यही है P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई 2। तो अगर मुझे 3 P स्क्वायर यानी कि सॉरी P क्यूब यानी कि 2 का क्यूब -28 निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 8 या 24, यानी कि आपका आंसर है -4। ये तो हुआ प्रॉपरली तरीके से करके। अब इसे शॉर्ट में अगर करना होता तो, ठीक है, अब अगर इसे शॉर्ट में करना होता तो देखो, ये 200 है ना, इसको छोड़ दो, इस P को निकालने के लिए आप सिर्फ ये देखो कि 200 से ये कितना कम है, आप बोलोगे -4, और ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे +6। अंतर कितना आ रहा है, 2। बस यही है वैल्यू P की। अब इसको यहां भी देख सकते हो, ये रही P की वैल्यू, तो हम इसको सीधा यहीं से चेक कर सकते थे, बट ये आपका प्रॉपर वे है और ये आपका शॉर्ट। वहां देखा, सीधा पुट किया, हार्डली 10 सेकंड लगते। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और दिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं, देखें जरा। देखो अब यहां पर इसको रख लो जरा, ये क्या है, 10A है। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखा जाए तो 100 से 5 कम है तो -5 आ गया, और वो 100 से 3 ज्यादा है तो +3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा होगा भाई, ऑब्वियसली बात, मैंने यहाँ क्या कहा, 100 कहा, यहाँ पे 100 कहा, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये एक्चुअली में कितना आ रहा है, -2 × 100। हमें कंपेयर किससे करना है, 10A से, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 × 100 अपॉन में 10, यानी कि वैल्यू जाएगी -20। तो A की वैल्यू -20 है। ठीक है ना, A की वैल्यू -20 है। और अगर प्रॉपर्ली करना है फिर वही उठा लो, आप कह दो कि भाई ये 100 - 5 है और ये 100 + 3 है, तो यहां पर ये हो जाएगा 10,000, और यहां से आपको मिल जाएगा -3 × 100 और प्लस, एक मिनट +3 × 100 और -5 × 100 -15। तो यही चीज आपको आंसर दे देगी। इसे आप क्या लिखोगे, इसे आप लिखोगे 300 - 500 - 200। ठीक है, अब इस 200 को अगर 10A से कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू 20 नेगेटिव की निकल आएगी। ठीक है, तो दोनों में से कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है अगले क्वेश्चन में, अमन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज सैलरी एंड विभा स्पेंड्स 75% ऑफ हिज सैलरी। देखो भाई, दो लोग हैं, अमन और विभा। क्या होता है, अमन अपनी 80% सैलरी स्पेंड कर देता है, विभा भी अपनी 75% सैलरी स्पेंड कर देती है। तो बची कितनी, अमन के पास बची 20% और विभा के पास बची 25%। ये इसकी क्या होगी, ये इसकी सेविंग होगी। क्वेश्चन कहता है कि सेविंग तो बराबर है। ठीक है, यानी कि 20% ऑफ सैलरी ऑफ अमन जो है वो 25% ऑफ सैलरी ऑफ विभा के बराबर है। बराबर है ना। उसने ये कहा था कि अमन 80% खर्च कर देता है, विभा जो है 75% खर्च कर देती है, तो अमन बचाता है 20%, विभा सेव करती है 25%। लेकिन दोनों की सेविंग तो बराबर है। अगर हम कहें कि जो ए है वो सैलरी है अमन की और जो वी है वो सैलरी है विभा की, तो 20% ऑफ ए यानी कि सेविंग ऑफ ए, 25% ऑफ वी यानी कि सेविंग ऑफ वी के बराबर है। इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि भाई चलो प्रॉपरली लिख के दिखा देते हैं। तो 20/100 गुणा ए बराबर है 25/100 गुणा वी। आप बोलोगे सीधी सी बात है सर, इतनी सी बात लग गई कि 4 जो है ना वो 5V के बराबर है, या फिर ये कहा जाए कि A/V जो है वो 4/5। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। अब अगर उन दोनों की सैलरी का सम 81,000 है, इन दोनों की सैलरी का सम यानी कि 9 की वैल्यू
81,000 है तो एक की वैल्यू 9,000 हो गई। आपको क्या करना है, क्या करना है, विवाह की सैलरी निकालनी है। तो विवाह की सैलरी तो 5 के अकॉर्डिंग चल रही है, तो 5 कितना आ जाएगा, 45। व्हाट विल द इनकम ऑफ विवाह। इसको उल्टा कर दो, गलती हो गई, यहाँ से ठीक करना है इसको। ये आपका 5/4 आएगा, बट सम अभी भी आपका 9 ही रहेगा। तो 9 कितना हो गया, 81,000। 9 कितना हो गया, 81,000। तो 1 हो गया आपका 9,000। ठीक है, तो विभाग की सैलरी क्या है, 4 है, तो 4 आपका आ जाएगा 36,000। तो विभाग की सैलरी कितनी है, 36,000। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से है। हम हर बार एक क्वेश्चन ऐसा लेके चल रहे हैं, ठीक है। और एक एचसीएफ एलसीएम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी क्लास के अंदर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ एबीसी और एचसीएफ और एबीसी का रेशियो क्या आएगा। देखो भाई, जब एलसीएम की बात करते हैं तो आप सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेके चलते हो, सारे फैक्टर्स का हाईएस्ट पावर लेके चलते हो। तो ध्यान से देखा जाए 2 की हाईएस्ट पावर है 5, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 5 की हाईएस्ट पावर है 3। लेकिन जब एचसीएफ की बात करते हैं, जब एचसीएफ की बात करते हैं तो सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स की लोअर पावर लेके चलते हैं। तो कॉमन फैक्टर है 2, 3 और 5। इनकी लोएस्ट पावर क्या क्या है भाई, 2 की लोएस्ट है 3, ठीक है। इसके अलावा 3 की लोएस्ट है 1 और 5 की लोएस्ट भी है 1, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, हमें इनका रेशो देखना है। तो रेशो करने के लिए भाई लो डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आंसर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 2 बच जाएगी, 3 बच जाएगा और 5 का स्क्वायर बच जाएगा। कुल मिला के 4 है, 3 है और 25 है। तो आंसर है 300। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अभी हमारे पास, ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% सॉल्ट। क्या था, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक सॉल्यूशन था मेरे पास 6 लीटर, उसके अंदर 5% सॉल्ट था, उसको धूप में रखा गया तो उसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया। अब ये बात ध्यान रखना, समझना हमेशा कि धूप में रखने पर सिर्फ पानी उड़ता है, नमक जो है वो उतना ही रहता है जितना उसके अंदर था, ठीक है। तो जब 1 लीटर पानी जो है वो इवेपोरेट हो गया, उड़ गया भाग बन के, तो अब जो बचा हुआ सॉल्यूशन बचा मेरे पास, उसमें कितना परसेंट नमक है। तो एक बात सोचो, 6 लीटर को मैं एक काम करता हूं, 6 लीटर को ना 6000 ml लेके चलता हूं। इसका 5%, इसका 5% कितना होगा भाई, 1% 60 होगा, 5% 300 ml होगा। इतना हमारे पास सॉल्ट है, इतना हमारे पास सॉल्ट है। अच्छा, अब क्या हुआ, 1 लीटर पानी चला गया, उड़ गया, तो अब बचा 5000 ml पानी। बट नमक तो इतना ही है ना, तो 300 ml बट्टे 5000 और आपको निकालना है परसेंटेज। तो 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 6%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट करते हैं। इस क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, किसके लिए, एचसीएफ और एलसीएम के लिए। देखो, जो हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं उसके लिए मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं। हमेशा एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जो एलसीएम बेटा होता है ना, एलसीएम जो होता है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ HCF होता है।
एलसीएम हमेशा मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है, इस बात को आप याद रखोगे। यानी कि एलसीएम में एचसीएफ पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखो, अगर हम 8 और 12 ले लेते हैं, ठीक है, इसका एचसीएफ आप बोलोगे कि भाई 4 आएगा, और इसका एलसीएम अगर निकालने जाओगे तो वो 24 आएगा। अब देखो इस 24 के अंदर 4 पहले से ही है, क्योंकि इसको हम 4 गुणा 6 लिखेंगे। एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम के अंदर पहले लिखा होता है, यानी कि एचसीएफ जो है वो क्या है, एलसीएम का वन ऑफ द फैक्टर है। और किस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल चीज लिखी है कि एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का, यानी कि एचसीएफ को किसी से मल्टीप्लाई करके आता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एचसीएफ 12 और एलसीएम 108 हो सकता है, तो आप खुद से ये पूछोगे कि क्या 108 12 का मल्टीपल है, तो हाँ है, 12 9 आपका 108 होता है, 12 में 108 होता है, तो ये तो सही स्टेटमेंट हो गई। आपसे तो बोल रहे हैं नॉट ट्रू। आगे बढ़ते हैं, 28 और 96, तो 28 और 96 बिल्कुल ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 15 और 210 ये भी होता है। ठीक है, 15 210 को काट सकती है, तो ये भी है। तो बचा कौन, सिर्फ ये वाला। क्या कह रहा है, 25 और 180, 180 और 25 कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, वो उसका मल्टीपल नहीं है। कौन, 125 180 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल इस केस में नहीं आ रहा, तो यही स्टेटमेंट हमारी जो है वो इनकरेक्ट है। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम 25 और 180 नहीं हो सकते, बाकी तीनों पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल। ठीक है, परसेंटेज से लेके चल रहे हैं हम। अच्छा सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल है, बहुत इजीली लेके चलेंगे इसको। क्वेश्चन कहता है हमारे कुल मिला के 1000 लोग हैं जो कि एक गांव के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसमें से 60% मेल है, कहने का मतलब साफ साफ लिखा जाए तो 600 मेल और 400 फीमेल है। ये है मेल और ये है फीमेल। ठीक है, इस 60% में से 20% लिटरेट है, साक्षर है, तो 60% का 20% निकालना है, सॉरी 600 का 20% निकालना है। 60 में निकाल दिया 600 होता है, अब 600 का 20% निकालना है, 600 का 10% 60 हो गया, 20% 120 हो गया। इसमें से जो लिटरेट है वो कितने हैं, 120। तो जो साक्षर नहीं है, जो यहां पर इलिटरेट है, वो कितने हो गए, इसको इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 480। सही में, ऑफ होम 20% आर लिटरेट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऑफ होम इज लिटरेट। ठीक है, अब ये कहता है इफ ऑफ ऑल द इनहेबिटेड, अगर हम सबको देखें तो सिर्फ 25% ही लिटरेट हैं। सबको मतलब पूरी की पूरी जनसंख्या को देखें, यानी कि 1000 को देखें तो उनमें से 25% लिटरेट हैं। तो 1000 का 25% निकाल लीजिए आप, तो आएगा 250। ठीक है, अब इस 250 में से मेल कितने हो गए, अभी देखा था हमने 250 में से कितने मेल है, 120 मेल है, तो फीमेल कितने बच गए, अब बोलोगे 130 बच गए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ द टाउन आर लिटरेट, तो कितने परसेंट फीमेल जो है वो लिटरेट है, तो देखा जाए 130 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और वुमेन है कितनी, 400। ठीक है ना, कितने परसेंट फीमेल लिटरेट है, तो 130 है 400 में से इंटू में 100। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें आंसर दे देगा, आप इसे काट दो। ठीक है, तो 4 13, ठीक है, 30 साढ़े 30, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के लिए। ठीक है, और अब मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में एक नया सेट लेने के बाद। ठीक है, अब तक हम ये थर्ड सेट आज हमने डिस्कस किया, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको जैसे भी प्रेफरेबल लगे आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है,
1.25 पे करके 1.5 पे करके मैं थोड़ा धीमा बढ़ाता हूँ, आप इसको तेज करके देख सकते हैं। और जब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार।